Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की डिटेलिंग की थी कि किडनी का क्या रोल है, यूरेटर्स का क्या रोल है, यूरिनरी ब्लैडर्स का क्या रोल है, यूरिनरी ब्लैडर का क्या रोल है एंड यूरिथ्रा का क्या रोल है. In this video we will discuss about what is the role of nephron and what is nephron exactly. So nephron, each kidney has nearly 1 million complex tubular structure called nephron. हर किडनी में 1 मिलियन ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं एंड these tubular structures are known as नेफ्रॉन. ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है और एक किडनी में 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. इनको हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. दीज आर नोन एज फंक्शनल यूनिट एज वेल एज द स्ट्रक्चरल यूनिट. इसका मतलब क्या है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किडनी में. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका अरेंजमेंट कैसे होता है किडनी में. सो दे आर रेडियली अरेंज. इनका जो अरेंजमेंट होता है दे आर अरेंज इन अ रेडिएटिंग फैशन. रेडिएटिंग फैशन में ये अरेंज होते हैं इन द रीनल पिरामिड. मान लीजिए ये रीनल पिरामिड है, तो इस रीनल पिरामिड में ये जो नेफ्रॉन है इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, तो इसको डायरेक्ट यहां पे बना देते हैं. ये नेफ्रॉन है और ये पिरामिड्स में इस तरीके से अरेंज होते हैं. ये पिरामिड में ये इस तरीके से अरेंज है. ये एक रीनल पिरामिड है और उसमें है किडनी में एक पिरामिड में नेफ्रॉन का अरेंजमेंट कि किस तरीके से अरेंज है. सो these nephron are arranged in a radiating fashion within the renal pyramid. ये पिरामिड में इस तरीके से अरेंज है. अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसका कुछ पार्ट तो आता है मेड्यूला में और इसका कुछ पार्ट आता है कॉर्टेक्स में. ये हमें ध्यान रखना है कि इसका जो सारा पार्ट है वो मेड्यूला में नहीं आता है. कुछ पार्ट इसका कॉर्टेक्स में आता है, कुछ पार्ट इसका मेड्यूला में आता है. नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की. इट इज एन एपिथेलियल ट्यूब विच इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये ट्यूब है जिसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर है. 3 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब है and 20 to 60 mm in diameter. 20 to 60 mm इसका डायामीटर है. तो ये नेफ्रॉन का एक जर्नल इंट्रोडक्शन है कि नेफ्रॉन क्या होता है और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है. जब हम नेफ्रॉन की बात करते हैं तो ये एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब से बना हुआ. ये एपिथेलियल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक सेल है जो एक लंबी ट्यूब जैसी है. तो अगर इसको हम नॉर्मली बनाएं, इस तरीके से बनाएं, तो ये हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है. ये इस तरीके के एक सेल है. अब यहाँ पे इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इस पर्टिकुलर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में जो सबसे पहला पार्ट है वो है ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी. ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, यहाँ पे एक कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है इस तरीके से. ये जो कैपिलरी नेटवर्क है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस. This tuft of capillary is known as glomerulus. ये वाला जो पार्ट है ये कैपिलरी का नेटवर्क है.
ये कैपिलरी का नेटवर्क जो होल्ड करके रखता है डबल वॉल्ड कप, ये जो कैपिलरी का नेटवर्क जो होल्ड करके रखता है ये वाला पार्ट जिसे हम बोल रहे हैं दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ पे लेबल मैं कर रही हूं, दिस इज ग्लोमेरुलस, दिस वन इज बोमेन्स कैप्सूल। ये हो गया बोमेन्स कैप्सूल डबल वॉल्ड कप। यहाँ पे ग्लोमेरुलस की जब हम बात करते हैं तो जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे हैं वो आने वाली ब्लड वेसल्स मोटी हैं और जो बाहर निकल रही हैं वो पतली हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल एंटर कर रही है किडनी में दैट इज एफरेंट आर्टरियोल, और जो बाहर जा रही है दैट इज इफरेंट आर्टीरियोल। तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है इसमें इस तरीके से बनाया जा रहा है, एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क में डिफरेंस इन डायामीटर देखा गया है। तो ये वाला जो पार्ट है ये है एफरेंट आर्टीरियोल एंड दिस वन इज efferent arteriole. There is difference in diameter in the afferent and the efferent arteriole. Afferent का जो diameter है वो ज़्यादा है as compared to efferent. अब दूसरी important बात, जब हम बात करते हैं बोमन्स कैप्सूल की और ग्लोमेरुलस की एक साथ, तो इन दोनों को एक नाम दिया गया है, they are collectively known as, इनको एक साथ बोला जाता है मेल्फिगियन बॉडी। बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, दे आर collectively known as मेल्फिगियन बॉडी। इनको मेल्फिगियन बॉडी बोला जाता है या इनको मेल्फिगियन कॉर्पसस बोला जाता है, या दे आर ऑल्सो नोन एज रीनल कॉर्पसस। किस किस को एक साथ बोला गया है? ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। जब ग्लोमेरुलस की बात आती है तो ग्लोमेरुलस के साथ एफरेंट आर्टेरियोल भी आएगा, इफरेंट आर्टेरियोल भी आएगा। एफरेंट आर्टेरियोल जो अंदर आ रहा है ब्लड लेके, इफरेंट आर्टेरियोल जो बाहर निकल रहा है। एफरेंट का डायमीटर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि एफरेंट का डायमीटर इफरेंट के डायमीटर से ज्यादा ब्रॉड है। ये एफरेंट आर्टेरियोल है और ये इफरेंट आर्टेरियोल है। तो ये बात हो गई सबसे पहले ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को क्या बोला जाता है। अब जो ये बोमन्स कैप्सूल है ये एक्सटेंड करता है एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में। ये बोमन्स कैप्सूल एक्सटेंड करता है एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में जिसको बोला जाता है पीसीटी। पीसीटी एक एब्रिविएटिव फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जब मैंने यहाँ पे बनाया है तो ये समझाने के लिए बनाया है, क्योंकि ये जो ट्यूब है इस तरीके से फोल्ड होके एक्सटेंड हो रही है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दूसरी तरफ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो डायरेक्टली बोमन्स कैप्सूल से आ रही है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ट्विस्टेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड है। इसका भी हम डिस्कशन आगे करेंगे। ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और जो मेल्फिगियन बॉडी है ये कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं किडनी के। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक्सटेंड करता है एक हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर में, एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर में। इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है येलो कलर का, दिस इज लूप ऑफ हेनले। इस लूप ऑफ हेनले में दो पार्ट हैं, एक पार्ट नीचे आने वाला, एक पार्ट ऊपर जाने वाला। तो यहाँ पे जो नीचे आने वाला पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। नीचे आ रहा है दैट इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर जा रहा है एक्सटेंड हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है दैट इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और दोनों को एक साथ बोला जाता है हेनलेज लूप और लूप ऑफ हेनले।
लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है मेड्यूला पार्ट में, लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला पार्ट ऑफ द किडनी। अब ये जो लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग पार्ट, ये जो ऊपर जाने वाला पार्ट है, ये आगे जाके एक्सटेंड हो जाता है एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में, ये एक्सटेंड हो जाता है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में। इस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को बोला जाता है DCT, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब है इस तरीके से मुड़ा हुआ, ट्विस्टेड ट्यूब्यूल। तो पहले आने वाला प्रॉक्सिमल, बायोलॉजी में जो पहले आता है दैट इज प्रॉक्सिमल, बाद में आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, डिस्टेंस पे है, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है फिर एक ट्यूब में एक्सटेंड हो जाता है और इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जिनको हम एक और नाम देते हैं पैपिलरी डक्ट। थोड़ा सा लास्ट वीडियो पे अगर फोकस करें तो हमने पढ़ा था कि कलेक्टिंग डक्ट पैपिला से होते हुए कैलेक्स में यूरिन को पोर कर देती है। तो यहाँ पे जो किडनीज हैं वो यूरिन फॉर्मेशन करती हैं और यूरिन फॉर्मेशन का जो रास्ता है वो कैसे नेफ्रॉन में एड ऑन हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा ग्लोमेरुलस, सबसे पहले आएगा ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के बाद आएगा बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस अगर आ गया तो एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल अपने आप आ जाएंगे। देन आएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज PCT। आफ्टर दैट लूप ऑफ हेनले एंड आफ्टर दैट DCT, and after DCT collecting duct. So this is the passage how the urine get formed, and after collecting duct there is a calyx, after calyx there is a pelvis, pelvis के बाद में ureter, urinary bladder and urethra। वो जो previous passage हमने पढ़ा था वो same extent होगा, but जो नेफ्रॉन वाला पार्ट है उसमें ये सारे चीजें एड ऑन हो जाएंगी। तो ये बात हुई एक जर्नल स्ट्रक्चर की। अगर NCERT के हिसाब से डायग्राम आता है तो यही डायग्राम आएगा और लेबलिंग का हमें एग्जैक्टली ध्यान रखना है कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट किस पर्टिकुलर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो नेफ्रॉन है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये ज़रूरी क्यों है और ये किस तरीके से यूरिन फॉर्म करता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स किस किस टिश्यू से बने हैं और उनका क्या रोल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। अब यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ वाला जो पार्ट हमने पढ़ा था, दिस इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल थे। एफरेंट आर्टेरियोल क्या कर रहा था, ब्लड अंदर ला रहा था, इफरेंट से बाहर निकल रहा था। तो जब ब्लड आता है और बाहर निकलता है तो प्रेशर की वजह से ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है, इसकी डिटेलिंग हम आगे करेंगे। और अब जो फिल्टर्ड ब्लड है उससे क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट उसमें अपना फंक्शन परफॉर्म करके एग्जैक्टली यूरिन फॉर्म करेगा, उसकी डिटेलिंग हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले पार्ट आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस पर्टिकुलर पार्ट जो बोमेंस कैप्सूल से एक्सटेंड हुआ है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से लाइंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का मतलब है कि एपिथेलियल सेल्स हैं और इन एपिथेलियल सेल्स के ऊपर ब्रश बॉर्डर है। ब्रश बॉर्डर का मतलब क्या है, माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है। एज वी ऑल नो कि माइक्रोविलाइज का फंक्शन क्या होता है, माइक्रोविलाइज इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होने की वजह से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। इट मेंटेन द पीएच एंड द आयनिक बैलेंस। ये पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। और यहाँ पे आ जाता है किडनी का एक और फंक्शन
कि पीएच और आयनिक बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर बैलेंस को मेंटेन करना। तो यहाँ से किडनी के फंक्शन रिलेट हो जाएंगे। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से लाइंड है, यहाँ पे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है और पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की। लूप ऑफ हेनले में जो सबसे पहला पार्ट जो पीसीटी से एक्सटेंड होके आगे जा रहा है वो है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। पीसीटी से आगे जो एक्सटेंड होके जा रहा है दैट इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये डिसेंड होने वाला। अब हमें ये दिख रहा है कि जो डिसेंड होने वाला पार्ट है इसमें शुरुआत का तो पार्ट मोटा है, फिर नीचे पतला है, तो यहाँ पे थिक थिन थिन थिक इस तरीके से होता है, थिक थिन थिन थिक। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो थिक पार्ट है वो बना है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। किससे बना है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और जो इसका थिन पार्ट है वो किससे बना है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो यहाँ पे अपने आप में क्वेश्चन आ जाता है कि ये किससे बने हैं। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का इस तरीके से जो मोटा वाला पार्ट है, ये मोटा वाला पार्ट किससे बना है? ये बना है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। और जो पतला वाला पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, वो बना है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। अब इसका काम क्या है? इसका मेन काम है कि ये पानी के लिए तो परमिएबिलिटी शो कर रहा है, बट इलेक्ट्रोलाइट के लिए, आयंस के लिए इसकी परमिएबिलिटी नहीं है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। जब हम आगे काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट वहां पे काम आएगा कि ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये वाटर के लिए परमिएबल है एंड इट इज इम्परमिएबल फॉर द आयंस। आयंस और इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये इम्परमिएबल है। अब ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये जो नीचे आ रहा है, ये नीचे आते आते पतला हो गया। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भी दो पार्ट हैं। जो शुरुआत वाला पार्ट है जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से ही एक्सटेंड हुआ है वो थिन पार्ट है, और ऊपर जाते जाते ये पार्ट भी थिक हो जाता है। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो थिक पार्ट है वो थिक पार्ट किससे बना है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। किससे बना है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और जो इसका थिन पार्ट है वो सिंपल स्क्वैमस, क्योंकि पार्ट तो एक ही है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ एक्सटेंड कर गया, तो ये पतला वाला जो पार्ट है इसका टिश्यू तो सेम है, और सेम टिश्यू क्या है? सिंपल स्क्वैमस। और जो मोटा वाला पार्ट है उनका है सिंपल क्यूबॉइडल। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है? ये की कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो भी पार्ट है नेफ्रॉन के, पीसीटी से लेके और डीसीटी तक, उसमें जो मोटा वाला पार्ट है वो लाइंड है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, और जो पतला वाला पार्ट है विच इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमस। बट यहाँ पे एक जो चेंज है वो है पीसीटी में। पीसीटी में जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहाँ पे माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है। केवल यही एक चेंज है, बाकी पूरी जो एपिथेलियम है उसमें मोटे और पतले में हमें कॉमनली ध्यान रखना है कि कौन सी एपिथेलियम है। अब यहाँ पे जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले था वो वाटर के लिए इम्परमिएबल, वाटर के लिए परमिएबल और आयंस के लिए इम्परमिएबल था। ये उससे उल्टा होगा, इम्परमिएबल टू वाटर। ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है बट आयंस के लिए एक्टिवली और पैसिवली परमिएबल है। और यहाँ पे एक्टिवली और पैसिवली का मतलब क्या है कि आयंस को आने देगा, पैसिवली भी आने देगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है तो ये एक्टिवली भी अलाउ करेगा। तो ये आयंस के लिए परमिएबल, वाटर के लिए ये है इम्परमिएबल। उल्टा है इससे बिल्कुल। एपिथेलियम सेम है बट काम उल्टा है। अब जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो आगे एक्सटेंड हो जाता है एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जिसको हम बोल रहे हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, किससे लाइंड है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन सी क्यूबॉइडल? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड है।
कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जैसा वाटर अपटेक होगा, जैसा भी यूरिन बनेगा, यूरिन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ज्यादा होगा, उसके हिसाब से वाटर का एब्जॉर्प्शन, सोडियम का एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन कितना करना है, कितनी जरूरत है। तो यहाँ पे कंडीशन लागू हो गई, तो इसीलिए इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। इसकी डिटेलिंग हम आगे करेंगे कि कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन किस तरीके से ये कर रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन आपको याद रखनी है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। वाटर का मतलब हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक यूरिन से है कि जैसे भी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन वैसा ही होगा, अकॉर्डिंग टू द बॉडी होगा। सो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड है और कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है वाटर और सोडियम का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। किससे लाइंड है? सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब ये कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट आ जाता है तो यहाँ पे एक वेरिएशन है और वो वेरिएशन है इसकी एपिथेलियम का। किससे लाइंड है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम तो है बट कैसी है? सिलिएटेड है, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या कर रही है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर रही है। अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप द ऑस्मोलैरिटी। यहाँ पे जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर रही है और यूरिन और ब्लड में, जैसे ब्लड से ही यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है बट किस तरीके से हो रहा है, जो ब्लड में यूरिया, यूरिक एसिड प्रेजेंट है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में एक्सेसिव प्रेजेंट है, तो ब्लड क्या कर रहा है? किडनी की सहायता से उनको एलिमिनेट करवा रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम मतलब यहाँ पे यूरिया इकट्ठा हो जाता है और ये जो यूरिया है इसका इकट्ठा होना भी जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यही वो यूरिया है जो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में काम करती है। तो ये सारे फंक्शन हो गए डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन के, कि भाई नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट किस टिश्यू से लाइंड है और उसका पर्टिकुलर क्या फंक्शन है। इसको हम एक एक करके डिटेल में भी पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे ग्लोमेरुलस से, कि ग्लोमेरुलस का क्या रोल है और फिर एक एक पार्ट को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे।